हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल दीक्षित एजुकेशन अड्डा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। अगर आप 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की क्लास को मिस मत कीजिएगा। सारे सवाल आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं और दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आपकी परीक्षा से रिलेटेड। दोस्तों बात करते हैं आज के सभी सवालों को लेकर। आप अपनी कॉपी पेन उठाकर रखिएगा और सारे सवाल अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है। राइबोसोम में होता है, यकृत में होता है, आमाशय में होता है, बड़ी आंत में होता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो दोस्तों आपका राइबोसोम में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का। पूर्णिया में मिलती है, कुर्सेला में मिलती है, पटना में मिलती है, नालंदा में मिलती है। दोस्तों याद रखना है जो कोसी नदी है बिहार के कुर्सेला शहर में गंगा नदी से मिलती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन ऐसे ही आपसे और पूछा जाता है, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। इसको भी आप याद रखिएगा, भारत में गंगा नदी की लंबाई। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और एक क्वेश्चन ऐसे रिलेट करके और पूछा जाता है कि यमुना नदी गंगा नदी से दोस्तों कहां पर मिलती है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1905 में हुई थी, 1906 में हुई थी, 1907 में हुई थी, 1909 में हुई थी। दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था, ये दोस्तों करजन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आपसे यहीं से आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, सूरत अधिवेशन कौन सा, सूरत अधिवेशन अगर आपसे पूछे सूरत अधिवेशन ये कब हुआ था, ये दोस्तों 1907 में हुआ था। इसके अंदर दोस्तों आपको याद रखना है जो नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो गए थे। कब, सूरत अधिवेशन के दौरान। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों 1909 में क्या हुआ था, आपको याद होगा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, माफ कीजिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब की है, ये 1909 की है। इसको भी आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। ये सारे फैक्ट आपको नोट कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। सुचेता कृपलानी बनी, सरोजनी नायडू बनी, गोविंद बल्लभ पंत बने या सुरेश खन्ना बने। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अगर आपसे पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों वो बने हैं गोविंद बल्लभ पंत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहीं से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और सुचेता कृपलानी आंसर लगा देता है और उसका आंसर गलत हो जाता है। अगर आपसे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत की जो पहली महिला किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी सुचेता कृपलानी। लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, गोविंद बल्लभ पंत। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सरोजनी नायडू ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो आप आंसर देंगे सरोजनी नायडू। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किसकी पुस्तक है, ये सरोजनी नायडू की पुस्तक है। इसको भी आप याद रखिएगा। और इनको दोस्तों भारत कोकिला के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, भारत कोकिला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है, ये दोस्तों सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है। सुरेश खन्ना ये दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो आप याद रखिएगा श्री सुरेश खन्ना जी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। वो माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कौन कार्यरत हैं,
सुरेश खन्ना जी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल है। 2024 का भी हाल ही में बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश का। दोस्तों ये किसके द्वारा पेश किया गया है? सुरेश खन्ना जी के द्वारा पेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, और यह सवाल आज आरओ की परीक्षा में भी दोस्तों आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया था। 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 28 सितंबर, 25 दिसंबर। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। ये सवाल भी दोस्तों यूपी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। भगत सिंह की जयंती दोस्तों कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 28 सितंबर को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ दत्त ने असेंबली पर बम फेंका था, ये दोस्तों कब फेंका था? तो इन्होंने दोस्तों 8 अप्रैल 1929 में 8 अप्रैल 1929 में इन्होंने असेंबली पर बम फेंका था। किसने? बटुकेश्वर नाथ दत्त और भगत सिंह जी ने। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भगत सिंह सुखदेव, किसको दोस्तों? भगत सिंह सुखदेव और दोस्तों राजगुरु जी इनको फांसी कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, जल्दी से बता, 5 मार्च 1931। 5 मार्च, माफ करिएगा 23 मार्च है। कितना? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी। इसको भी आप लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 22 दिसंबर, इसको हम क्या मनाते हैं? गणित दिवस मनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गणित दिवस कब मनाते हैं? हम 22 दिसंबर को मनाते हैं। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? हम किसान दिवस मनाते हैं। और 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। ये चारों दिवस परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इनको आप नोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 1972, 1973, 1995। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ये दोस्तों कब शुरू किया गया था? 1995 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको याद रखनी है। 1972 में क्या हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब का है? 1972 का है। अब दोस्तों 1900 आपको बात याद होगा 1992 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 73वां संविधान संशोधन कब का? ये 1992 का अधिनियम है, लेकिन लागू कब से हुआ था? 1993 में लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। इसको भी आप लिख लीजिएगा। अगर क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास के अंत तक बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? लखनऊ, झांसी, सोनभद्र, प्रयागराज। दोस्तों आप अगर यूपी की परीक्षा दे रहे हैं तो यूपी में महत्वपूर्ण जो औद्योगिक संस्थान है इनको पढ़कर जाएं। 1-2 क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाते हैं। स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये दोस्तों कहां पर मनाते हैं? ये हम दोस्तों झांसी में मनाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में दोस्तों हम गुड़ महोत्सव। कौन सा? गुड़ महोत्सव। गुड़ महोत्सव। दोस्तों आमों का शहर किसको कहते हैं? आमों का शहर, ये भी दोस्तों लखनऊ को कहा जाता है। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमीर खुसरो का संबंध यूपी के किस शहर से है? बलिया, महोबा, पटियाली या वाराणसी। अमीर खुसरो, इनको दोस्तों क्या कहते हैं? तोताए हिंद की उपाधि इनको दी गई है और खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें अमीर खुसरो की, तो दोस्तों अमीर खुसरो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों लिख लीजिएगा, ये सितार वादक है। कौन है? सितार वादक है ये अमीर खुसरो। और इसके अलावा इनका जन्म दोस्तों कहाँ माना था? पटियाली में माना था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर किसे घोषित किया गया? ये लीजिए करंट अफेयर का बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ग्वालियर को, कोझिकोड को, इंदौर को, जयपुर को।
अगर दोस्तों हम बात करें यूनेस्को के द्वारा ये दोस्तों संगीत शहर किसको दोस्तों घोषित किया गया है, ये दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है संगीत शहर। अगर हम दोस्तों बात करें कोझिकोड की, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि साहित्य शहर कौन सा, साहित्य शहर अगर आपसे पूछ ले यूनेस्को के द्वारा साहित्य शहर, ये दोस्तों किसको घोषित किया गया, कोझिकोड, जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र से संबंधित है, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो याद रखिएगा जो आल्हा है वो दोस्तों आपका बुंदेलखंड से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बुंदेलखंड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम दोस्तों बात करें झारखंड की, तो झारखंड का बहुत फेमस त्योहार है सरहुल। सरहुल अगर आपसे क्वेश्चन बने कि सरहुल कहाँ का दोस्तों है, तो आपको याद रखना झारखंड से संबंध रखता है। उत्तराखंड का दोस्तों बहुत फेमस फूलदेई महोत्सव, अगर आपसे पूछे फूलदेई महोत्सव। और दोस्तों एक बहुत फेमस है हरेला। हरेला कहाँ का, ये हरेला भी दोस्तों आपका उत्तराखंड का है। लेकिन अगर हरेली पूछे, हरेली, तो हरेली दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। कहाँ का, हरेली आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। लेकिन हरेला कहाँ का है, हरेला आपका उत्तराखंड का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में कितने मंत्री परिषद हो सकते हैं, ये सवाल भी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। 50, 52, 58, 60। तो याद करके रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार में कुल 60 मंत्री परिषद हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिएगा जो मौलिक अधिकार होते हैं इसका संरक्षक कौन होता है, तो नोट करके रखिएगा इसका संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो आपको याद करके रखने हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 124 में। किसमें, 124 में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल नंबर 124 में है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल नंबर 124 में। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 129 में लिखी हुई है। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल आपसे ऐसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, ये दोस्तों हम 5 प्रकार की, कितने, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और आर्टिकल 32 किससे है, तो बच्चा पता है दोस्तों क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब दोस्तों यहाँ पर उच्च न्यायालय देकर रखा हुआ है, यानी कि हाई कोर्ट देकर रखा है। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 214 में। किसमें, आर्टिकल नंबर 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है, आर्टिकल नंबर 215 में। इन दोनों चीजों को आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 214 में। हाई कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल में 215 में। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो दोस्तों 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 226 के तहत करता है। इन 6 पॉइंट को आपको लिख लेना है। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल नंबर 52 में है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों एक बार राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपको नोट कराता हूं, उनको नोट कर लीजिएगा यहीं पर। राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 52 में। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 54 में। और राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति होती है, कौन सी पद्धति से चुनाव होंगे, ये बात आर्टिकल नंबर 55 में लिखी हुई है। और राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है, 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 61 में। राष्ट्रपति का क्षमादान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 72 में। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 71 के तहत। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 123 में। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, आर्टिकल नंबर 143 के तहत। ये लीजिए, राष्ट्रपति से बनने वाले सारे सवाल मैंने आपके सामने रख दिए। एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम
35 वर्ष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो बताने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल नंबर 123 में है, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपसे एक सवाल और कंफ्यूज करके पूछेगा आर्टिकल नंबर 213 देकर। तो आर्टिकल नंबर 213 में क्या है? राज्यपाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 213 में, और राष्ट्रपति की 123 में। और आर्टिकल 143 मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये आर्टिकल नंबर 143 में लिखा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 148 में क्या है? CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इनका उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 148 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, महोबा, संत कबीर नगर। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं दोस्तों। विजयनगर पक्षी विहार ये दोस्तों आपका महोबा में पड़ता है। कहाँ पर? महोबा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें संत कबीर नगर में, तो दोस्तों कौन सा? बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एलिफेंट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। ऐसे ही सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जो एलिफेंट जलप्रपात है वो आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों मेघालय, इसकी राजधानी कौन सी है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। और शिलोंग में दोस्तों एक फेस्टिवल मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम। कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और यहाँ पर दोस्तों 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतियाँ। गारो, खासी और जयंतियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ये दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग में पाई जाती हैं। और दोस्तों आप सब जानते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? मासेराम, चेरापूंजी, आप सबको पता होगा। लेकिन किस पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है? ये खासी पहाड़ी के नीचे। इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जल्दी से बताएं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपको याद होगा, ये भी दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। इसको भी आप थोड़ा रीचेक कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक संतान नीति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों याद करके रखिएगा, एक संतान नीति ये दोस्तों आपका छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1951, 1952, 1953। तो राष्ट्रीय माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है 1952 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? वो आपका हैदराबाद में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और कई बार आया हुआ सवाल है। दोस्तों जो ऐरावतेश्वर मंदिर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है ऐरावतेश्वर मंदिर। और चोल शासक के द्वारा बनवाया गया। आपको याद होगा कि कौन से शासक द्वारा? चोल शासक। लेकिन कौन सा शासक? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजराज द्वितीय, इनके द्वारा बनवाया गया है ये ऐरावतेश्वर मंदिर। लेकिन दोस्तों यहीं से आपको कंफ्यूज करके पूछेगा बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा? बृहदेश्वर। बृहदेश्वर मंदिर है ये दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया है? ये राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया है, जो कि चोल शासक के द्वारा बनवाया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है।
दोस्तों कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिहार के। इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, देश का सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण बनता है आपकी परीक्षा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादा भाई नौरोजी जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की थी? न्यूयॉर्क में, लंदन में, कनाडा में। दादा भाई नेहरू। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, नौरोजी करेंगे इसको। दादा भाई नौरोजी, इसको आप ठीक कर लेंगे अपनी कॉपी में। दादा भाई नौरोजी जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की? इन्होंने लंदन में की थी। और दोस्तों कब की थी ये भी आप याद रखिएगा, 1866 ईस्वी में की थी, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बराबर की गुफाएं किस संप्रदाय से संबंधित है? ये सवाल न जाने एसएससी में कितनी बार अब तक पूछा जा चुका है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय या पारसी संप्रदाय से संबंधित है। जो बराबर की गुफाएं हैं ये दोस्तों आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित हैं? ये दोस्तों आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में स्थित है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, न जाने परीक्षाओं में कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एंड्रूसाइट्स, मिर्जापुर, सिल्का रेत, वाराणसी, या फिर चीनी मिट्टी, सोनभद्र, या फिर पायरोफ्लाइट, महोबा, क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों याद रखिएगा जो एंड्लूसाइट है वो दोस्तों आपका मिर्जापुर है, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल सही जवाब है। सिल्का रेत आपकी वाराणसी में मिलती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये चीनी मिट्टी सोनभद्र में दोस्तों नहीं है, ये इसको काटेगा। ये दोस्तों आपका झांसी से संबंध रखती है। कहाँ से? झांसी से संबंध रखती है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर। और पायरोफ्लाइट ये दोस्तों महोबा से संबंध रखती है, यानी कि दोस्तों जो एंड्लूसाइट मिर्जापुर से संबंध है, सिल्का रेत वाराणसी से, चीनी मिट्टी झांसी, और पायरोफ्लाइट महोबा। ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोलैंड की राजधानी कौन सी है? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन आपकी परीक्षा का सवाल है। हवाना, हंगरी, वारसा, लिस्बॉन, क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों पोलैंड, इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है वारसा, तो वारसा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां आपके सामने लिखी हुई है, जैसे कि हवाना, तो आपसे पूछा है क्यूबा, क्यूबा की राजधानी कौन सी है? हवाना। बुडापेस्ट की राजधानी कौन सी? हंगरी, बुडापेस्ट की राजधानी कौन सी है? हंगरी। लिस्बन किसकी राजधानी? पुर्तगाल की, पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? लिस्बन, इसको भी आप याद रखिएगा। ये थे दोस्तों आज 25 सवाल हमने कवर किए हुए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, कल से मैं दोस्तों आप सभी के लिए कुछ ऐसी क्लासेस लेके आने वाला हूँ जिसको दोस्तों आपको देख कर जाना है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। केवल दोस्तों एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम चीज़ें कवर करने वाले हैं, यानी कि दोस्तों कल पॉलिटी की क्लास, जो भी पॉलिटी से सवाल बनने की संभावना है, सारे सवाल वहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही कर हम 4 से 5 क्लासेस अपलोड करेंगे केवल टॉपिक वाइज, जिसको आपको देख कर जाना है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा के अंदर। अब दोस्तों जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूं। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 17 और 18 फरवरी का यूपी पुलिस का, तो दोस्तों अब आप कुछ नया पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको समेटने की बारी है। तो दोस्तों आप जितना हो सके उसका रिवीजन कीजिएगा, जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ है। सारे दोस्तों मैथ के फॉर्मूले, रीजनिंग के जो भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। और जीएस या फिर हिंदी, जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, जिस सब्जेक्ट में दोस्तों आपकी पकड़ है, उसको दोस्तों और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। आपका दोस्तों 150 नंबर का पेपर होने वाला है, वो 150 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं, अगर आप जीएस में दोस्तों 37 से 38 सवाल आते हैं, 37 से 38 सवाल आते हैं जीएस के अंदर। तो दोस्तों आप सब जानते हैं सारे सवाल आप नहीं कर सकते हैं जीएस के अंदर। जीएस की यही खास बात है दोस्तों, आपको कम से कम 30 सवाल तो दोस्तों वहाँ पर सही करके आना ही आना है, कि जिस तरीके का कंपटीशन यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप 30 क्वेश्चन सही कर दें। ऐसे ही दोस्तों आप हिंदी में अगर 30 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो दोस्तों अगर आपने इस 60 क्वेश्चन दोस्तों आपने जीएस और हिंदी दोनों को मिलाकर अगर आपने सही कर दिए, तो दोस्तों ऐसे मान के चलिएगा आप अच्छी पोजीशन पर अपने आप को पाएंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे केवल इतनी राय है, जो आपने अभी तक पढ़ा है केवल उसको समेटने का काम कीजिएगा, उसको दोबारा से रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन करने का काम कीजिएगा। ज़्यादा बड़ी बड़ी मैराथन, ज़्यादा बड़ी बड़ी पीडीएफ नोट्स, इनके चक्कर में मत भागिएगा। जो आपके पास
टॉपिक मौजूद है, जो आपके पास नोट्स बने हुए हैं, केवल उन्हीं को रिवाइज कीजिएगा, वही आपका दोस्तों साथ देने वाले हैं। लास्ट मोमेंट पर केवल एक मात्र रिवीजन एक ऐसी चीज़ होती है जो दोस्तों हमको कॉन्फिडेंस दिलाती है परीक्षा हॉल में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।